नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये एक 40 वर्षीय महिला का जन्म कुंडली है जिसका अध्ययन हम करेंगे और इनके समस्याओं को जानेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो इनके जीवन में इनका जो मुख्य समस्या है वो इनके दांपत्य से जुड़ा हुआ है, यानी परिवार में कलह कलेश की स्थिति और कहीं ना कहीं पति जो है वो नित्य प्रतिदिन ही दांपत्य जीवन में अशांति करने वाला, किसी न किसी कारण को खोजना और कलह कलेश करने का बहाना खोजते रहना। तो इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो इनको पारिवारिक सुखों में कमी हो रही है, और क्या दांपत्य विच्छेद हो जाएगा क्या, या दांपत्य चलेगा? इन सारे सवालों का हम जवाब इस कुंडली के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो चले आते हैं हम सबसे पहले इनके पंचांग के तरफ में। तो इनका जन्म जो है वो षष्ठी तिथि को हुआ है, शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को, और यहां जो नक्षत्र इनका ज्येष्ठा है और रविवार के दिन इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली जो है वो मेष लगन की कुंडली है। तो मेष लगन के लोग कैसे होते हैं? तो मंगल से प्रभावित होते हैं, मंगल लग्नेश होता है, थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और बाद में अपने डिसीजन पे पछताते हैं। तो यदि मैं कहूं कि विवाह किया जो फैसला इनका था वो भी जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला था, जिसपे आज कहीं ना कहीं इनके मन में पश्चाताप हो रहा है। तो इस लगन के लोग जाने इसीलिए जाते हैं क्या? जल्दबाजी में फैसला लेने वाले और बाद में पछताने वाले। अब मंगल इनके कुंडली में लगन के स्वामी बनते हैं, वो कुंडली के जाके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। कैसे? तो नीच राशि के बैठे हैं। चौथा भाव जो है पारिवारिक सुखों का भाव है। चौथे भाव से हम देखते हैं कि हमारा पारिवारिक सुख कैसा होगा, और जिस घर में मंगल जाके बैठे हैं उस घर का स्वामी यानी सुख भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में जाके बैठा है, और चंद्रमा जो है यहां वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। कभी भी अष्टम से जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यदि मंगल यहां पे लग्नेश है तो अष्टमेश भी है यहां पे वो। तो जिस घर में मंगल बैठे हैं उसका स्वामी भी जाके कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि का बैठा है, ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सुखों को ये कम करने वाले होंगे। सुखों में पारिवारिक सुख का घर है चौथा भाव, तो पारिवारिक सुखों में कमी लेके आएंगे। अब वही मंगल राहु के साथ बैठे हैं अंगारक दोष का निर्माण करके, तो परिवार में नित्य कलह कलेश चलते रहना, ये तो आम बात आप समझ लीजिए, क्योंकि चौथा भाव पीड़ित है। चौथे भाव का कारक भी जो चंद्रमा होते हैं वो भी पीड़ित हैं। चौथे भाव के स्वामी भी चंद्रमा है और चौथे भाव के कारक भी चंद्रमा होते हैं, तो कारक भी और भाव दोनों पीड़ित हो गया, और यहाँ पे चौथा भाव भी पीड़ित हो गया। तो ये परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे राहु और केतु के मध्यस्थ पूरे ग्रह बैठे हैं और ये पूरा पांचों घर खाली है, तो ये काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जातक के चौथे में और दसम में काल सर्प योग का यदि निर्माण हो तो जातक कर्म क्षेत्र को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, या अपने गृहस्थ जीवन को लेकर के, अपने जो पारिवारिक जीवन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जातक परेशान रहता है और उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इनके साथ वो नित्य लगातार चल रहा है। अब थोड़ा सा हम इनके कुंडली के सप्तम भाव पे आएंगे। तो यहाँ सप्तम भाव में देखिए शुक्र की राशि बनती है, और शुक्र यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी है। एक स्त्री की कुंडली में बृहस्पति उसके पति के कारक होते हैं, और शुक्र दाम्पत्य को चलाने वाले, यानी विवाह के बाद जो दाम्पत्य चलता है वो शुक्र उसको चलाते हैं। अब इनके कुंडली में शुक्र जो है वो 1 डिग्री पे बैठे हुए हैं। किसके नक्षत्र में? तो बृहस्पति के नक्षत्र में। और बृहस्पति जो है वो पति के कारक हुए कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। केतु से दृष्ट होकर बैठे हैं, यहाँ पे शनि और सूर्य के साथ बैठे हैं, और कैसे? तो अस्त होकर बैठे हैं, यानी कि दाम्पत्य का
जो सप्तम भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो कुंडली में 1 डिग्री पे बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का स्वामी पहले से ही अस्त होकर बैठा है और बृहस्पति भी पति के कारक होकर के और अस्त होकर बैठे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाने वाला यह है। लेकिन जब मैं इनके चलित चक्र को जाकर के देखा तो मैंने देखा कि सप्तम भाव में जहां पे बुध बैठे हैं, अब बुध इस कुंडली में कारक तो होते नहीं है क्योंकि मंगल के लग्न में बुध सर्वथा अकारक ग्रह होते हैं। अब बुध यहाँ पे कुंडली में बैठे, कुंडली के सप्तम भाव में कहा के स्वामी होके, तो एक तीसरे भाव के और छठे भाव के, ये दोनों ही अकारक भाव है। तो छठे भाव के स्वामी होके जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो नित्य दाम्पत्य में परेशानी तो ये देंगे ही देंगे। अब यहां पे जो आप शुक्र जो यहां देख रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, वो कुंडली के सप्तम भाव का ही फल दे रहे हैं। यानी ये तो एक प्लस पॉइंट है क्या कि शुक्र अपने ही भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन उनके पास बलाबल नहीं है, उनके पास बलाबल नहीं है। वो 1 डिग्री पर बैठे हैं तो 1 डिग्री पे वो क्या फल प्रदान करेंगे। तो इनका चौथा भाव भी पीड़ित है, चौथे भाव का स्वामी भी पीड़ित है, सप्तम भाव का में भी छठे पति का जाके बैठना, षष्ठ पति का और शुक्र का भी कमजोर होना, बृहस्पति का अस्त होकर बैठना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट है जो दाम्पत्य को खराब करने के लिए बहुत है। और सबसे बड़ा कारक क्या है? काल सर्प दोष। काल सर्प दोष यदि कुंडली में है तो ऐसे में परेशानी आती ही आती है। ऐसे में काल सर्प दोष में आमतौर पे वैवाहिक जीवन में परेशानी, संतान को लेकर परेशानी, इनको संतान को लेकर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान रहे हैं और बड़े मन्नतों के बाद इनको संतान हुआ और इनकी एक ही इकलौती संतान है। तो वहां भी परेशानी हुई क्योंकि बृहस्पति जो है, चूंकि सूर्य छठे में जाके बैठे हैं, केतु से दृष्ट होकर बैठे हैं और संतान के कारक भी कुंडली के षष्ठे भाव में अस्त होकर बैठे हैं। अब इनको 26/9/2016 से चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई है। अब चंद्रमा ही यहाँ पे सुख भाव के स्वामी है और वो जाकर के नीच राशि में कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं इनकी परेशानी जीवन में प्रारंभ हो चुकी थी 2016 से। अब इनको चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है जो दिसंबर 2022 तक चलेगा। अब चंद्रमा में बुध का अंतर यानी कि दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश योग में है। जब मैं ग्रहों की महादशा के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने बोला कि किस भाव में बैठे ये देखना बहुत ही आवश्यक है। तो एक तो बुध यहाँ पे सप्तम भाव यानी दाम्पत्य के भाव में बैठे हैं और चंद्रमा सुख के स्वामी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि चौथे से ये जो सातवां भाव है ये सुख से सुख का भाव है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो जातक के सबसे परिवार का मुख्य सुख कहाँ है? तो दाम्पत्य में। लग्न से बलवान चौथा और चौथा से बलवान सातवां और सातवां से बलवान कर्म भाव को माना गया है, क्योंकि व्यक्ति का सुख परिवार में है और परिवार का सुख कहां है? तो दाम्पत्य में, और दाम्पत्य का सुख कहां है? तो कर्म में। क्योंकि जब तक व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा तो धनार्जन जब तक उसके जीवन में नहीं रहेगा तब तक उसका दाम्पत्य या परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा। इसीलिए दसम भाव को अत्यंत बलवान माना गया है, कर्म का भाव है वो। तो यहां पे अभी समस्या इनको चल रही है और काल सर्प दोष इसमें सबसे बड़ा जो है मुख्य बिंदु बनेगा। तो अभी यदि किसी भी प्रकार का गलत कदम इन्होंने उठाया तो दाम्पत्य विच्छेद होने में कोई दो मत नहीं है। तो अभी इनको थोड़ा सा शांति बनाए रखना चाहिए दिसंबर तक। दिसंबर के बाद इनको जो है चंद्रमा में केतु का अंतर आएगा और चंद्रमा में केतु का अंतर आएगा तो ये एक दूसरे से जो है तीसरे और 11 का संबंध बना के बैठे हैं। तो यहाँ पे जातक को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा यदि जातक यहाँ पे संभल के चले तो। और ऐसे भी यदि मैं गोचर में देखूं इनके कुंडली से तो बृहस्पति यहाँ पे इनके 1 2 3 4 चौथे भाव में चल रहे हैं और वो जो है अभी नवंबर में कुंडली के पंचम भाव में चले आएंगे, तो ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो अभी इनको शांति बनाए रखना चाहिए, तो दाम्पत्य खराब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब एक बार मैं थोड़ा नवांश कुंडली की तरफ आपको ले चलूंगा। तो यहाँ भी मंगल का लग्न बन रहा है, वृश्चिक लग्न, और लग्नपति यहाँ पे वापस कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ राहु के साथ बैठे हैं और यहाँ केतु के साथ बैठे हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है। पति के कारक जो है
गुरु, वो राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण करके बैठे हुए हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ये सारी चीजें नेगेटिव पॉइंट है। यहां मैंने आपको चीजें बताना भूल गया कि राहु पांचवी दृष्टि कहां पड़ती है, तो शुक्र पे पड़ती है और चंद्रमा पे भी पड़ती है। तो राहु सुख भाव में बैठे भी हैं चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा को अपने दृष्टि से देख भी रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। मंगल यहां से 1, 2, 3 और 4 कुंडली के सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं बुध के ऊपर में। तो यहाँ ये सारे के सारे जो है ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे ये नकारात्मक बिंदु है यहाँ पे। और यहां शनि बैठ के 1, 2, तीसरी दृष्टि से शुक्र को भी देख रहे हैं। तो शुक्र जो दाम्पत्य का स्वामी है वो राहु से भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि का पड़ना, और ये मांगलिक भी है। हालांकि राहु के साथ मंगल जब बैठता है तो मंगल मौन हो जाता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो मंगल नीच का बैठा हुआ है, वो पारिवारिक सुखों में नित्य कलह कलेश देगा ही देगा इनको। और यहाँ भी इनकी कुंडली में देखिए तो चौथा भाव यहाँ भी पीड़ित है, यानी पारिवारिक जो सुख वाला भाव है वो यहाँ भी पीड़ित है। और यहाँ पे इनके कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो कुंडली के जाकर के भाग्य भाव बैठे हैं, लेकिन यहाँ राहु और यहाँ सूर्य और शनि ने मिल करके इनको पाप कर्तरी दोष में डाल रखा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सारे बिंदुएं जो है कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जहां इन्होंने खींचातानी किया और जहां इन्होंने किसी प्रकार का कदम उठाया, जैसे ये कह रही थी कि मैं पुलिस इत्यादि में जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी उनके खिलाफ, तो जहां इन्होंने ऐसा किया तो फिर ये दिक्कतें बढ़ने वाली है और ये परेशानी का कहीं ना कहीं सूचना दे रहा है। तो बहुत संभल के इनको कम से कम दिसंबर तक रहना चाहिए। एक बार सर्वाष्टक वर्ग पे हम चलते हैं। तो यहाँ जो अष्टक वर्ग पे, तो अष्टक वर्ग में यहाँ पे देखिए कि उनके कुंडली के चौथे भाव में 40 अंक है। कुंडली के चौथे भाव में 40 अंक है। अब आप कहेंगे कि 40 अंक है, 28 अंक तक माना गया है कि कम से कम 28 होना चाहिए, 40 अंक है तो जब तक के पास सभी सुख है, जब तक के जो सास और ससुर हैं वो इनके पक्ष में है। ये कह रहे हैं कि मेरा जो दामाद है, जो मेरा जो बेटा है वो गलत कार्य कर रहा है, वो गलत चक्करों में है, इस वजह से परेशानी ज्यादा यहाँ पे हो रही है, वो भटक गया अपने जो मुख्य मार्ग से। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ परेशानी है और इनके सास ससुर इनके पक्ष में है, और विवाह के बाद इनको सब कुछ मिला है, बड़ा घर है इनके पास, गाड़ी है, हर प्रकार के नौकर चाकर ड्राइवर हर सुख है इनके पास में, लेकिन दाम्पत्य वाला मामला गड़बड़ है। यदि केवल चौथा भाव पीड़ित होता तब तो मैं ज्यादा इस विषय पे फोकस नहीं करता, लेकिन सातवां भाव भी पीड़ित है यहाँ पे, सातवां भाव भी के स्वामी इत्यादि जो मैंने आपको बताया सारे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं परेशानी है। बृहस्पति भी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 शनि से दृष्ट है, राहु के साथ बैठे हैं, पति के कारक होकर के अस्त होकर बैठे हैं। तो पति का स्वभाव यदि बृहस्पति कुंडली में खराब हो तो पति का स्वभाव खराब होता है, ऐसा पति जो है वो स्वभाव का खराब होता है। तो यहां इनको समस्या है। अब सप्तम भाव में देखिए इनके मात्र 18 अंक हैं। सुख तो है इनके पास, सुख है, बंगला गाड़ी इत्यादि सब कुछ है, लेकिन दाम्पत्य वाला मामला गड़बड़ है। हालांकि यहाँ पे ग्रहण का जो यहाँ पे जो अंगारक दोष बन रहा है वो भी कारक है इन चीजों में। सबसे मुख्य कारक तो मैंने आपको बताया कि काल सर्प दोष है। तो यहाँ पे 18 अंक है, यानी आजीवन इस जातक को थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी ही रहेगी दाम्पत्य में, क्योंकि ये मांगलिक भी है। तो परेशानी इनको लगातार बनी ही रहेगी और इनको उन चीजों को झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ उपाय मैंने इनको बताए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इनको अपने काल सर्प दोष की शांति करा लेनी चाहिए, ये सबसे मुख्य है। एक मंगल दोष की यहाँ पूजा इनको कराना चाहिए, अंगारक दोष की पूजा, इससे भी इनको लाभ होगा। और साथ ही साथ जो है इनको एक चंद्रमा के लिए, चंद्रमा कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, उन्होंने की महादशा है, तो इनको एक 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, एक इनको पुखराज धारण करना चाहिए, ताकि पति वाला जो भाव है वो मजबूत हो। और शुक्र जो सप्तम भाव के स्वामी होकर के 1 डिग्री पे बैठे हैं, तो नित्य गाय की सेवा करें, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे फायदा होगा। और साथ ही अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी स्त्री के दाम्पत्य में यदि समस्या है तो अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि उसमें कहा गया है कि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, हे मां मुझे रूप दो, जय दो, बल दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। स्त्री को यदि रूप मिल जाए, जय मिल जाए, यश मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो नित्य ही वो सारी
बहनें जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या है वो नित्य अर्गला स्तोत्र का पाठ मां दुर्गा के सामने करें, इनसे इनको लाभ होगा। तो यहाँ पे ये इतने उपाय करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, शिव जी के मंदिर में जा करके और शिव जी पे जलाभिषेक करें, इससे इनको फायदा होगा। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे भी इनको फायदा होगा। तो ये सारे उपाय यदि ये करें तब जाके कहीं ना कहीं इनको लाभ होगा और ये इन समस्याओं से बचेंगी। लेकिन दिसंबर तक बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को भी देखिए, समझिए। ये विषय कुंडली आपके समक्ष लाने का मेरा मुख्य मुद्दा यही रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कुंडली का जब मैं अध्ययन करके आपको दिखाऊंगा तो आपके पास वो नॉलेज आएगी और आप एक नजर में किसी भी कुंडली को देख के पकड़ लेंगे कि उसमें क्या समस्या है और समस्या क्यों आ रही है, उसका क्या निदान हो रहा है। तो चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी जाप यदि करते रहे तब भी अच्छा है। भोलेनाथ की सेवा से भी चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सिर पे ही विराज्यमान है और शिव जी के जो है वो चंद्रमा के आराध्य देवता शिव जी ही हैं, तो उससे इनको लाभ होगा। काल सर्प दोष की शांति जरूर करवाएं। तो यकीन है कि आज ये कुंडली का जो विषय आपके समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।